दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर लक्ष्य। पॉलिटी के मैराथन क्लास के बाद अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग एंसेंट देखेंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न देखेंगे। सबसे पहले एंसेंट में हम लोग आज से शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। हिस्ट्री का पिता यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। लिखा कौन है? कलहन ने लिखा है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? पहले जो सिक्का था, प्राचीनतम सिक्का, उसमें बहुत सारा चिन्ह उकेरा गया था, उसको आहत सिक्का कहा जाता है या पंचमार्क सिक्का। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, यानी मुद्रा शास्त्र। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को। भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट टिगट महोदय का पुस्तक है प्री हिस्टोरिका इंडिया। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द, भारत को चीनी यात्री अपने पुस्तक में इंतु बोला है, इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है, यानी अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, उसमें भारतवर्ष का वर्णन है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो V.A. स्मिथ ने। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है, आधे ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है, और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिसका समय निर्धारण किया गया है मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या होता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल में इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, अर्थात लिखित साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जो भी है वो खुदाई वगैरह में प्राप्त साक्ष्य है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है, और इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और हिस्टोरिक पीरियड जो 600 ईसा पूर्व के बाद का है, इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, विदेशी विवरण हो गया। इसी सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस, 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? प्राचीनतम ग्रंथ और वेदों के संकलनकर्ता माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो प्राचीनतम राजा भारत के वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है, और शुंग वंश का भी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र लिखे हैं, वह किस वंश के इतिहास से संबंधित? जो कौटिल्य किस वंश से संबंधित, किस वंश के राजगुरु थे? तो मौर्य वंश के। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अधीन है? यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से हम लोगों को आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति, वायु पुराण, इस सबसे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति है, और यह सबसे प्रमाणित पुस्तक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन है? तो शुंग काल में ही मनु स्मृति लिखा गया था। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में ही है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलयान गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे, और इसका नाम जय संहिता था। यानी महाभारत जो पुस्तक है उसका पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था। बाद में इसमें 84,000 श्लोक हो गया, और भारत इसका नाम रखा गया। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत्र सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों के अध्ययन ही पुरालेख विद्या है। पुरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? पुरा अवशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना जाता है।
इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसका यात्रा वृत्तांत क्या है? रेहला। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रमुख अभिलेख और किस शासक से संबंधित है? हाथीगुफा अभिलेख। हाथीगुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी का है। जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख किसका है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन सीयूकी पुस्तक में किया। वेनसांग किसके टाइम में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद अथवा तहकीकाते हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता कब आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और इसकी पुस्तक क्या है? रेहला। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो जो है वो पांडे राज्य की यात्रा करा था। पतंजलि के महाभाष्य पतंजलि जो है वो एक पुस्तक लिखे है महाभाष्य किस वंश से संबंधित है? तो शुंग वंश से संबंधित है। विभिन्न चीनी यात्री अलग अलग समय पर आते हैं और अलग अलग रचना करते हैं। फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा है। ये भारत दशा का विवरण किए हैं। यह प्रथम चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिनको बोला गया है, इनके समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ी को बोला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। वेनसांग जो कि 629 से 645 ईस्वी के दौरान भारत में आया है, इसकी रचना सीयू की है। वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। किसको? वेनसांग को। इत सिंह 673 से 675 ईस्वी के दौरान भारत में रहा है। जब प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा वगैरह ये लोग लिखा है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी करे थे। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। अब अगला चैप्टर है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण को 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक का समय काल रखा गया, जबकि मध्य पाषाण को 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नवपाषाण को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 5000 ईसा पूर्व तक और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक। पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन भारत में औजार के लिए क्या प्रयोग होता था? पत्थर प्रयोग होता था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में पत्थर का ही यूज हुआ है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस कहे गए, ये प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसको पिथेकैंथ्रोपस कहा जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। बृहद पाषाण स्मारकों को पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कुत्ता। स्टोन एज में सबसे पहला किसको पशु को पाला गया था? तो कुत्ता को। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से मिले हैं।
मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? जौ था। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय। पुरापाषाण काल में मानव जो था पूर्णतः आकेठक था, फिर मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है और नवपाषाण काल में लोग एक साथ रहने लगते हैं और अनाज वगैरह उत्पादित करने लगते हैं। ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख स्थल इमाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद ये भी महाराष्ट्र में। यहाँ से कलश सावधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ये। नौदा टोली कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन कौन किया? तो HD सांकलिया द्वारा। यहाँ से चित्रित काले मृदभांड मिले हैं। नेवासा भी महाराष्ट्र में है। ये पटसन का प्रथम साक्ष्य यहाँ मिला है। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती ये राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में कौन करे हैं? सर जॉन लुकडाक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। जबकि प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश, वहां से सबसे ज्यादा शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। जबकि चालकोलिथिक किसको बोला गया है? ताम्रपाषाण युग को। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार जो था वो मध्यपाषाण काल से संबंधित था। पुरापाषाण काल में बड़े बड़े स्टोन के औजार बनते थे, फिर मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे औजार बने जिसको माइक्रोलिथिक औजार कहा गया। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है? जो पुरापाषाण काल में। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। इसका अभी हम लोग चर्चा किए थे। कहाँ से मिला था ये? तो ये हम लोगों को दायमाबाद में मिला था। दायमाबाद महाराष्ट्र में। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। कौन है ये? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ है? तो उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं? मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिले? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो हड्डी का उपकरण कहाँ से मिला? सराय नाहर राय से। ये मध्य पाषाण कालीन का फेमस स्थल है। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामाकरण कहाँ से हुआ? था हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुत्तांगेंडो, हड़प्पा और कोरची सभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मध्य नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में है। एक कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गुप्त कराल ये भी कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिला है। हड्डी निर्मित औजार मिला है। धूसर मृदभांड का प्रमाण मिला है। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। महदहा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिला है। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में यहाँ धान की खेती का प्रमाण मिला है, जो कि सबसे पुराना धान की खेती का प्रमाण है, विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य। संगनकल्लू जो कर्नाटक में, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल जो कि कर्नाटक में, यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल प्राप्त हुए। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां मिला ज्यामितीय आकार में, और हस्त निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। सारू तारू जो कि असम में है,
गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। चिरांद जो कि बिहार में है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि हिरणों के सिंग से निर्मित थे। दाउजली जो असम में, वहां से कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले। नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अभी हम लोग नौदा टोली देखे थे जो कि पूरा पाषाणकालीन स्थल, ताम्र पाषाणकालीन स्थल था। इसका HD सांकलिया जो है वो उत्खनन किए थे और यहाँ से क्या मिला था, तो चित्रित काले मृदभांड मिला था। अगला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका लिपि है भाव चित्रात्मक, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यह प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है, अर्थात ये प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हिंदू सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्टोरिक एज से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना गया? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से ही माना गया। सिंधुवासी पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किए थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा था? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा काल से लोहा की अभी तक लोहा के बारे में नई जानकारी मिली है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित है।